शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। धन वसूली के वाद में डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट न्यायालय कैसे जारी करेगा, ये किस प्रावधान में दिया गया है, इस बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आप चर्चा करेंगे। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि धन की वसूली के वाद में यदि आप केस जीत जाते हैं, उसके बाद आपके पक्ष में निर्णय और डिक्री दे दिया जाता है। जब आप डिक्रीधारी हो जाते हैं तब उस डिक्री को लागू करने के लिए उसमें जो धन की वसूली आपको दी गई है उसको वसूल करने के लिए आप कोर्ट में इजरा पेश करते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूशन आवेदन या निष्पादन आवेदन भी कहते हैं। आदेश 21 नियम 11 के तहत जब यह आवेदन पेश किया जाता है तब उसको नोटिस जारी किया जाता है। चल संपत्ति की कुर्की, अचल संपत्ति की कुर्की, ये तमाम चीजों के तलबाने आपके द्वारा पेश किए जाते हैं। उसके बाद भी जब वसूली नहीं हो पाती है तब शोकाज नोटिस कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। उसको कारण बताओ नोटिस की क्यों ना आपको जेल भेजा जाए। आदेश 21 नियम 37 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जब शोकास नोटिस भेजा जाता है कि उसको कारण बताने के लिए, उपस्थित होने के लिए कि भाई आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपको क्यों ना जेल भेजा जाए, उसी समय इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि यदि न्यायालय का शपथ पत्र से समाधान हो जाए या इसमें 3 कंडीशन और बताई गई है कि उसके फरार होने की संभावना है या वो न्यायालय की स्थानीय सीमाओं को छोड़ देगा या इन दोनों के परिणाम स्वरूप वो विलंब कारित करेगा। जब ये कंडीशन न्यायालय के समक्ष आती है तब न्यायालय सीधे डायरेक्ट उसका गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। मैं सर आपको एक बात बता दूं, कानून में प्रावधान जरूर लिखे हुए हैं लेकिन ये सब चीजें अदालत में साबित और न साबित करने के ऊपर डिपेंड करती हैं। भाई आपने वाद कैसे पेश किया जाएगा, आवेदन कैसे पेश किया जाएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बना के पेश कर देंगे लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर होता है। साक्ष्य अधिनियम के तहत यदि आप उसको साबित कर पाए तो आपको ये रिलीफ मिलेगी और आप साबित नहीं कर पाए तो रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट जो जारी किया जाएगा, यदि इस सिचुएशन और कंडीशन को आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन देने के बाद शपथ पत्र से, गवाहों से, जिस भी प्रकार से आपने अगर उसको साबित कर दिया तो इसका बेनिफिट सर आपको जरूर मिल सकता है। लेकिन अंत फैसला कोर्ट का ही होता है। लेकिन कानूनी प्रावधान मौजूद है। हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है कि धन की वसूली में डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट कैसे जारी किया जाएगा। तो आदेश 21 नियम 37 में ही ये प्रावधान दिया गया है। इसमें जो प्रावधान दिया गया है मैं उसी को आपको पढ़ के सर बता देता हूं। गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए एप्लीकेशन जो ड्राफ्ट उसकी क्या होगी वो भी मैंने आप लोगों के लिए ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है। उस एप्लीकेशन के समर्थन में जो शपथ पत्र लगाया जाएगा उसकी भी ड्राफ्ट मैंने आपके लिए ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है। उस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। आपको आगे की जानकारी ई बुक में से मैं प्रदान करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर चर्चा कर रहे हैं। ये जनवरी के प्रथम दिन 1909 में लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन संबंधित राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके इस संहिता के कुछ उपबंधों को इस संपूर्ण नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्रों में जैसा भी अधिसूचना में प्रकाशित किया जाए उस हिसाब से लागू भी कर सकती है। इसमें कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। उन 51 आदेश में हम आदेश 21 पर चर्चा कर रहे हैं, जो आदेश और निर्णय जिसको हम कह सकते हैं, आदेश और निर्णय जिसको कहते हैं, उनके एग्जीक्यूशन से संबंधित है। डिक्री के आदेश, निर्णय डिक्री के कि उनका निष्पादन किस प्रकार किया जाएगा। ये बड़ा ही एक बड़ा चैप्टर है। इसमें कुल 140 उपनियम है। उन 140 उपनियमों में ये जो बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि डिक्री के निष्पादन में जब आप धन की वसूली करने आप जाते हैं तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईमानदार व्यक्ति है, कोई कारणवश बेचारा नहीं दे पाया तो वो तो नोटिस जारी होने के बाद ही अदालत में आकर बता देता है कि सर मेरी ये मजबूरी थी और मैं इस प्रकार से किस्तों में चुका दूंगा या धीरे धीरे अदा कर दूंगा। लेकिन जो फ्रॉडिये किस्म के बदमाश शातिर लोग होते हैं वो तो सर आखिरी दम तक कोशिश में लगे रहते हैं कि हम कैसे पैसा खा जाएं। तभी कानून में प्रावधान बनाए गए हैं कि सीधे धन की वसूली में डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट कैसे जारी किया जाए। तो वो कंडीशंस उन लोगों पे अप्लाई होती है। न्यायालय ये देखता है कि क्या ये सामने वाला व्यक्ति धोखेबाज है कि ईमानदार है। जैसे अक्सर सर आपने देखा होगा कि जितने भी धोखे हमें धन संबंधी मामलों में होते हैं वो अधिकतम हमारे जिन पे हमारा भरोसा होता है, जिन पे हमारा विश्वास होता है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये हमारे से जो है कि चीटिंग की जाती है। इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी 2 लाइन कही थी और इस वीडियो में भी इसी तारतम्य में कि अपनों के द्वारा धोखा दिया जाता है, उसी में मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूंगा। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हाँ सर, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब आप एक बार सोच रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि कोई सड़क चलता राहगीर जो है, आप उसको तो उधार नहीं दे देंगे जिसको आप पहचानते नहीं है।
या कोई भीख मांगने वाला एक भिखारी आता है, आप उसको कोई 5 लाख रुपए तो दे नहीं देंगे, रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो आपकी क्षमता के हिसाब से आप दान पुण्य कर देंगे। लेकिन यदि आपका कोई परिचित व्यक्ति जो आपके पास आता है, जिसका आप पे भरोसा होता है, और आप ये सोचते हैं कि भाई इसके मुसीबत के वक्त में अगर मैंने इसकी मदद की तो ये बड़ा अच्छा होगा, ये सोच रखते हुए जब आप उसकी मदद करते हैं, तो उसमें से कई लोग ऐसे बेईमान भी होते हैं कि वो इसी बात का फायदा उठाकर आपके पैसे खा जाना चाहते हैं। और जब आपको पैसे देने की नियत तारीख आती है, तब वो पैसा देने से मना कर देते हैं, तब आपको अदालत में आना पड़ता है। और अदालत में ऐसे लोगों के लिए बड़े सख्त कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं कि उनकी चल संपत्ति, अचल संपत्ति की बिक्री करके भी वसूली करवाई जा सकती है, या उनको सिविल कारावास भेजकर भी वसूली करवाई जा सकती है। इन्हीं कानून में, इसके ऊपर जो मैंने ई बुक बनाई है, उसकी जो ड्राफ्टिंग है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ई बुक में से तो दूंगा सर। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस भी है कि जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचीन 4 फरवरी 1980 का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें गिरफ्तार किए जाने के जो तरीके बताए गए हैं कि उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये इस पे भी हम आगे ई बुक में से ही चर्चा करेंगे। तो आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ। लेट्स गो सर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है, और धारा 2 की उपधारा 14 में आदेश की परिभाषा दी गई है। आदेश सामान्यतः आपने देखा होगा कोर्ट में जब दावा चलने के दौरान हम कोई आवेदन पेश करते हैं और उस पर न्यायालय आदेश करता है, मतलब इसमें गुण दोषों के आधार पर प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं होता है, प्रकरण चलता रहता है। और जब प्रकरण का गुण दोषों के आधार पर अंतिम निराकरण कर दिया जाता है, तब उसमें निर्णय पारित किया जाता है और उसके बाद उसमें डिक्री पारित की जाती है। ये आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक है। इसमें कुल एक लगाए 14 अध्याय है और लगभग ये 100 पृष्ठों की मेरे द्वारा बनाई गई है। इसमें बड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान भी मेरे द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन वीडियो से संबंधित जो टॉपिक है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। ये ई बुक का टाइटल आप देख रहे हैं सर, धन वसूली डिक्री में कोर्ट कब। वीडियो के अंत में सर मैं आपका ई बुक से भी परिचय करा दूंगा। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, धन वसूली की डिक्री में कोर्ट कब सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। आदेश 21 नियम 37 में प्रावधान दिए गए। इसमें दोनों प्रावधान दिए गए सर, शोकाज नोटिस का, उसको जो कारण बताओ नोटिस है, सामान्यतः प्राथमिक रूप से कारण बताओ नोटिस ही जारी किया जाता है। लेकिन विशेष कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, जो 3 कंडीशंस उसमें जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई कि फरार हो सकता है, न्यायालय की परिसीमा को छोड़ सकता है, या इन दोनों के परिणाम से प्रकरण में विलंब होगा, तब न्यायालय या शपथ पत्र से अन्यथा न्यायालय का समाधान हो जाता है, तब न्यायालय सीधे भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे, यही हमारे वीडियो का टाइटल है। और ये ई बुक है सर। ये जो मैंने इसमें प्रारंभ में जो 2 लाइन आपको बताई थी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, यह पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि अक्सर सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। यही भरोसा जब टूटता है और आर्थिक नुकसान होता है, तो न्याय पाने के लिए हमें अदालत की शरण में जाना पड़ता है। इस ई बुक का उद्देश्य आपको यही बताना है कि आदेश 21 नियम 37 सीपीसी की प्रक्रिया में कैसे आप अपने हक की वसूली कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि यदि डिक्री किसी धनराशि के भुगतान के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है सर, ये धनराशि के संबंध में इसमें कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। और डिक्री होल्डर, जिसको हम डिक्रीधारी भी कहते हैं, जो पूर्व में वादी रहा होता है और फैसला होने के बाद डिक्रीधारी बन जाता है, वो उसको डिक्रीधारी कहा जाता है, ने प्रतिवादी जजमेंट डिबेटर की गिरफ्तारी की प्रार्थना की है। मतलब उसने आवेदन दिया है न्यायालय को, तो कोर्ट सबसे पहले नोटिस जारी करेगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर बताए कि उसे क्यों ना गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। प्राथमिक रूप से यही कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसको मैं सर हाईलाइट कर रहा हूं सर आपको, लेकिन जो हमारी मुख्य बात जो मैंने आपको बुक में से बताई थी, इसमें महत्वपूर्ण अपवाद भी है। क्या अपवाद है सर, आप ध्यान से सुनिएगा, यही हमारा वीडियो का टाइटल और टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोर्ट को यह संतोष हो जाए कि प्रतिवादी जानबूझकर भाग रहा है, या कोर्ट से बचने के लिए छिप रहा है, या यदि उसने पहले से गंभीर कारणों के आधार पर सीधे गिरफ्तारी करना अनावश्यक लगे, तो कोर्ट सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। यही वो कानूनी प्रावधान है जिसके तहत आप कोर्ट में जज साहब से निवेदन कर सकते हैं। एक वकील का और एक वादी जो है वसूली करने वाले का, उसका कार्य यही है न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखकर निवेदन करना। उसके बाद न्यायालय गुण दोषों के आधार पर जो फैसला करेगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन हमारे सामने ये कानूनी प्रावधान मौजूद है। कई बार हमें कानूनी प्रावधान पता नहीं होने के कारण हम सालों परेशान होते रहते हैं, हम भटकते रहते हैं, या हमें पता भी लगता है तो हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सर, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें और इसको समझ सकें।
आदेश की संरचना, इसमें सर कुछ उदाहरण भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सरल उदाहरण से भी मैंने इसको समझाया है। नंबर 1, आदेश की संरचना, इसको हम समझ लेते हैं। सामान्य नियम क्या है? पहले शोकाज नोटिस दिया जाएगा अपवाद में। ये जो वीडियो का टाइटल है, हमारा अपवाद में आप लेके चलें कि अगर कोर्ट को लगे कि नोटिस देने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी जानबूझकर भागने की कोशिश कर रहा है, संपत्ति छुपा रहा है, भुगतान से बचने के लिए धोखाधड़ी कर रहा है, तब कोर्ट सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। ये इसमें कानूनी प्रावधान बताया गया है। और ये अब सर सबसे थोड़ी सी समझने की बात यहाँ है कि न्यायालय ने तो आदेश कर दिया गिरफ्तारी वारंट का, तो क्या उसको सीधे उठा के जेल भेज दिया जाएगा? नहीं सर। आदेश 21 नियम 40 में यदि वो व्यक्ति नोटिस से, शोकाज नोटिस से उपस्थित होता है या गिरफ्तार करके लाया जाता है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसमें बताया गया आदेश 21 नियम 40 में कि न्यायालय फिर डिक्रीधारी को सुनेगा, उसके आवेदन की जांच करेगा, उसके सभी एविडेंस लेगा और निर्णित ऋणी से कहेगा कि भाई आप कारण बताएं, आप पैसे भी नहीं जमा करा रहे हैं तो आप कारण बताएं कि क्यों ना हम आपको जेल भेज दें। अगर कोई कारण हो तो आप बताएं, उससे पूछा जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद फिर न्यायालय को लगता है तो उसको जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है, या यदि न्यायालय को ऐसा लगता है तो उसको जमानत लेकर वो छोड़ भी सकता है। अगर वो न्यायालय को आश्वस्त करता है कि मैं सर अगली तारीख पे इनके पैसे दे दूंगा या किस्तों में दे दूंगा, न्यायालय को ऐसा लगता है तो उसको जमानत पर छोड़ भी सकता है। और यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है सर, यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णित ऋणी की डिक्री तुष्टि करने का अवसर देने के लिए न्यायालय निरोध का आदेश करने से पहले निर्णित ऋणी को न्यायालय के अधिकारी की अपेक्षा में 15 दिन से अनधिक निर्दिष्ट अवधि के रहने के लिए आदेश दे सकेगा। मतलब यदि वो डिक्री की तुष्टि के लिए न्यायालय समय भी देता है, जैसे अवसर देने के लिए न्यायालय में, तो वो 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए उसको न्यायालय के अधिकारी की अभिरक्षा में 15 दिन से अनधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए रहने के लिए निर्देश दे सकेगा। ये इसमें बताया गया है। और अवधि का अवसान पर उपसंजात होने के लिए यदि डिक्री की तुष्टि उससे पहला ही न कर दी गई हो, उससे पहले ही ना कर दी गई हो, तो उसके द्वारा न्यायालय को समाधान परत रूप से प्रतिभूति दी जाने पर उसे छोड़ सकेगा। ये इसमें बताया है। और उपनियम 4 में बताया है कि इस नियम के अधीन छोड़ा गया निर्णित ऋणी पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा। उपधारा 4 में क्या बताया है सर? इस नियम के अधीन छोड़ा गया निर्णित ऋणी पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये इसमें उपनियम 5 में भी है कि जब न्यायालय उपनियम 3 के अधीन निरोध का आदेश न करे तब वह आवेदन को मंजूर करेगा और यदि निर्णित ऋणी गिरफ्तारी में हो तो उसे छोड़े जाने का निर्देश भी दे सकता है। ये सर मैंने आपको बुक के अंदर से भी बता दिए डेफिनेशंस आदेश 21 नियम 40 में। अब ये सर मैंने आपको पढ़ के बता दी। अब पढ़ के बताने का मेरा मकसद ये था कि एक प्रोसीजर हो गई, हम यहीं आगे बढ़ रहे थे कि जब न्यायालय के समक्ष वो व्यक्ति लाया जाएगा तो न्यायालय ये प्रक्रिया तो अपनाएगा ही अपनाएगा। और साथ ही जो आदेश 21 नियम 38 में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके लाए जाने के लिए निर्देश होगा कि उसको किस प्रकार से लाया जाएगा। और आदेश 21 नियम 39 में उसके निर्वाह भत्ता भी कोर्ट में जमा कराया जाएगा। ये मैं आपको इसी के संबंधित धाराएं आदेश 21 नियम 37, आदेश नियम 21 नियम 38, आदेश 21 नियम 39 और आदेश 21 नियम 40, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई धाराएं, इसके शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो खर्चा है जेल में जब तक वो रहेगा तो वो खर्चा भी डिक्रीधारी को ही कोर्ट में चालान के जरिए जमा कराकर उसकी रसीद कोर्ट में पेश करना होगी। उसके बाद ही न्यायालय भेजेगा उसको। घर से जो पकड़ कर लाएंगे पुलिस वाले, आने जाने का भत्ता भी उसको देना होगा। ये कानूनी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे की बात पे सर। ये बीच में मैंने आपको दूसरी जानकारी दे दी। अब हम जॉली जॉर्ज वर्गीस पे आते हैं कि क्या वो यदि व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुआ तो क्या सीधे ही उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा? नो सर। सबसे पहले आदेश 21 नियम 40 की प्रक्रिया का पालन की जाएगा, जांच की जाएगी, भत्ता वगैरह पहले जमा करवाया जाएगा, ये सब प्रक्रिया होंगी। लेकिन उसके बाद भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी किस कंडीशन में और कैसे की जाएगी और उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं कि उससे जब गिरफ्तार करके लाया जाएगा तो उसमें किन नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल गरीबी के आधार पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। ये मोटे मोटे तौर पे सर प्रारंभ में बता रहा हूं, आगे इसके जो फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ई बुक के अंत में मैंने उसको लिख के रखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल गरीबी के आधार पर किसी को, इस लैंडमार्क जजमेंट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि गरीबी के कारण किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्ड टू वर्ड है वो भी सर मैं आपको आगे पढ़ के बताऊंगा, जो मैंने ई बुक के अंदर प्रिंट किए हैं। अब गिरफ्तारी तभी संभव है, कब संभव है? जब
नंबर एक, प्रतिवादी के पास भुगतान की क्षमता हो फिर भी वह भुगतान ना करे। नंबर एक कंडीशन ये हो गई। नंबर दूसरी कंडीशन ये है कि प्रतिवादी जानबूझकर अदालत से बच रहा हो। और नंबर तीसरी स्थिति हो गई सर, धोखाधड़ी से कर्ज चुकाने से इनकार कर रहा हो। ये तीन कंडीशन उसमें देखी जाएंगी कि गिरफ्तारी तभी उसकी संभव हो पाएगी। ये इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोर्ट ने कहा है, आर्टिकल 21 जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी सिर्फ उन्हीं मामलों में होगी जहां जानबूझकर ना चुकाने का इरादा साबित हो, इंटेंशन। आपको कोर्ट में जब आप एप्लीकेशन पेश करेंगे तो आपको सभी बातें यही साबित करना है सर, कि गिरफ्तारी कब संभव होगी। वो जो आधार दिए गए हैं आपको साबित करना होंगे कि ये फरार हो सकता है, सीमाओं को छोड़ सकता है, अनावश्यक विलंब होगा, जानबूझकर ही पैसे देने से मना कर रहा है और ये सक्षम व्यक्ति है। ये सारे रिकॉर्ड आपको साबित करने की जिम्मेदारी, लायबिलिटी आप ही की होगी सर। इसको हम कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। एक उदाहरण मैंने आपके लिए तैयार किया है कि मान लीजिए कि रामलाल पर 5 लाख रुपए का कर्ज है और कोर्ट ने डिक्री जारी कर दी। स्थिति नंबर एक, हम इसको कुल 1, 2, 3, 4 स्थितियों में समझेंगे जो मैंने इसी बुक में तैयार करके रखी हैं। 3 स्थितियां हैं इसमें। स्थिति नंबर एक है, लाल का जो मैंने आपके सामने उदाहरण पेश करा है, इसको हम 3 कंडीशन में समझेंगे। जिसमें नंबर एक स्थिति है कि रामलाल गरीब है, उसकी आय नहीं है और संपत्ति भी नहीं है। यदि ये स्थिति बनती है तब कोर्ट के द्वारा क्या आदेश उसमें किया जाएगा। कोर्ट पहले नोटिस देगा, अगर वह उपस्थित होता है और अपनी असमर्थता साबित कर देता है तो कोर्ट उसे जेल नहीं भेज सकता। ये एक उदाहरण के तौर पे भी सर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। और जॉली जॉर्ज वर्गीस का जो 4 फरवरी 1980 का प्रकरण है, उसमें भी इन्हीं बातों को बताया गया है। नंबर दूसरी स्थिति सर हम देखते हैं, रामलाल के पास आय और संपत्ति है लेकिन वह छिपा रहा है। ये अगर स्थिति है तब न्यायालय का क्या रुख होगा। इस स्थिति में कोर्ट सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। तीसरी स्थिति है सर, इसमें रामलाल को नोटिस दिया गया लेकिन उसने उपस्थित होकर झूठ बोला कि उसके पास संपत्ति नहीं है, जबकि सबूत से साबित हुआ कि उसके पास संपत्ति है। मतलब न्यायालय में जो डिक्रीधारी है उसने बात साबित कर दी कि सर इसके पास संपत्ति है। अब जैसे कि खेती की जमीन है तो उसका ऑनलाइन खसरा विवरण नक्शा रिकॉर्ड पेश कर दिया। उसके 5 मकान है तो उन 5 मकानों का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दिया गया। या उसकी कोई बड़ा व्यापारी है तो बैंक के ट्रांजेक्शन हैं, या सामान्य रूप से दुकान चलती है मेन मार्केट में है तो उसका वैल्यूएशन और उसका एक अनुमानित टर्नओवर न्यायालय को बताया। ये सब चीजें और इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यदि इस तरीके से साबित कर दिया गया उसकी स्थिति, तो यह धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, और कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश उसमें देगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं सर कि इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आता है सामने। मैं आगे सर आपको गिरफ्तारी आवेदन की ड्राफ्ट बताऊंगा और उसके समर्थन में लगने वाले शपथ पत्र की भी ड्राफ्टिंग में आपको बताऊंगा। अभी हम इसमें जो निष्कर्ष देख लेते हैं कि सामान्यतः पहले नोटिस दिया जाता है और वो जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, तीनों कंडीशंस इसमें लिखी हुई हैं। अब हम सीधा आवेदन की ड्राफ्ट पर आते हैं। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ड्राफ्ट, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आवेदन की ड्राफ्ट किस प्रकार से की जाएगी, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो सबसे ऊपर तो सर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, इधर प्रकरण क्रमांक, इधर डिक्रीधारी और निर्णित ऋणी, और बीच में लिखा जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 37 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्णित ऋणी का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के संबंध में। यहाँ जब आपने लिख दिया कि निर्णित ऋणी का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के संबंध में है, तो अब ये लाइबिलिटी आपके ऊपर है कि वो तीनों कंडीशन से चारों कंडीशन, वो तमाम स्थितियां, उसकी हैसियत, उसका फ्रॉड पूर्ण आचरण और उसका न्यायालय में धोखाधड़ी करने वाला जो आचरण है, ये सब आपको साबित करना है। ऐसा नहीं है कि सर आपने एप्लीकेशन टाइप करके जज साहब के हाथ में दी और जज साहब उस पर सीधे सट कलम चला देंगे कि जाइए जेल भेज दिया जाता। नो सर, ये जीतना बड़ी बात है। उससे भी बड़ी चीज उसका एग्जीक्यूशन है, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, निष्पादन नहीं होगा, जब तक डिक्री पूर्णता रूप से आप उसका पालन नहीं होगा, तब तक आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि डिक्री से संबंधित समस्त प्रश्न का निराकरण उस एग्जीक्यूशन के दौरान ही किया जाएगा, जैसे कि डिक्री का निष्पादन, डिस्चार्ज, सर्टिफिकेशन, या प्रतिनिधि के संबंध में कोई मामला है या हक संबंधी कोई मामला भी उसमें उठाया जाता है तो आदेश 21 नियम 100 के तहत, तो ये पृथक बात नहीं लगाया जाएगा, उसी में डिसाइड किया जाएगा। इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है सर मैंने कि डिक्री के निष्पादन में अपना कब्जा कैसे सुरक्षित करें। कई बार ऐसा भी होता है कि एक निर्णित ऋणी से भिन्न व्यक्ति प्रॉपर्टी पे आराम से रह रहा है और उसको तो पता भी नहीं है, और उस पर डिक्री भी ले ली गई, और डिक्री के पालन में न्यायालय के कर्मचारी आ गए और वो दल बल के साथ पहुंच गए वहां पे,
और कहने लगे कि कब्जा छोड़ो। अब वो तो बेचारा हक्का बक्का रह गया एकदम से, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता। तो ब्रह्मदेव चौधरी का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, उसमें ई बुक में भी उसको लिखा है। उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि अब आपको आदेश 21 नियम 99 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आदेश 21 नियम 97 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आपकी आपत्ति न्यायालय में पेश कर सकते हैं। जो भी आपके पास मालिकाना हक है वो आप सीधे न्यायालय में जाएं कि साहब इस ये हमें बेदखल किया जा रहा है, इसको रोका जाए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज हैं, इस पे हम इस पे मालिक हैं। और न्यायालय उसमें बिल्कुल गुण दोषों के आधार पर निराकरण करेगा, और न्यायालय के द्वारा जब उसमें कोई आदेश पारित किया जाएगा तो उसे डिक्री ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 103 में बताया गया है कि वो आदेश डिक्री का ही प्रभाव रखेंगे। तो पहले हम जो ये ब्रह्मदेव चौधरी का जो फैसला है, यदि हम इसको सामान्य रूप से हम देखते हैं तो हमारे सामने रास्ता भी निकल कर आता है। लेकिन यदि हम बुक में जो डेफिनेशंस दी गई उसको देखते हैं आदेश 21 नियम 99 में, तो उसमें यह है कि पहले उसको बेदखल किया जाएगा। वो लोग कहेंगे कि भाई आप जाइए, मतलब उसको पहले गेट आउट होना पड़ेगा उसी की संपत्ति पे जिसका वो मालिक है। और जब वो गेट आउट हो जाएगा, उसको वहां से बाहर कर दिया जाएगा न्यायालय के आदेश के पालन में, फिर उसके बाद वो फिर न्यायालय में आपत्ति करेगा। तो अब उसको सर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आदेश 21 नियम 97 के तहत सीधे वो आपत्ति पेश कर सकता है और गुण दोषों के आधार पर उसका निराकरण किया जाएगा। स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको वहां देख सकते हैं। अब उस आवेदन की ड्राफ्ट को देख लेते हैं सर। हम बीच में थोड़ा सा दूसरा टॉपिक भी आ गया था सर, मैंने बता दिया। टॉपिक दूसरा तो नहीं है इसी से संबंधित, ताकि हम ये, क्योंकि ये पांचों जो उपधारा हैं आदेश 21 नियम 37 38 39 40 ये एक दूसरे से संबंधित ही हैं। और 97 98 99 इन पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। शॉर्ट में मैंने आपको बीच में जानकारी प्रदान कर दी है। अब हम देखते हैं आवेदन की ड्राफ्ट। धन की वसूली में सीधे जेल भेजने के आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी सर? ये आपको लिखना है ऊपर, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 21 रूल 37 सीपीसी फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डिबेटर इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ। नंबर 1, माननीय न्यायालय ने दिनांक जिस भी तारीख को आपके पक्ष में निर्णय और डिक्री हुआ वो तारीख लिखना है। सिविल वाद क्रमांक में डिक्री पारित की थी, जिसके अनुसार प्रतिवादी जिसको जजमेंट डिबेटर को राशि शब्दों और अंकों में आपको लिखना है वो अदा करना था। मतलब आपने पहली लाइन में अदालत को परिचित करा दिया। क्योंकि आप यदि परिचित नहीं भी कराएंगे तो पूरी इजरा आपकी कोर्ट में मौजूद ही है। जज साहब के समक्ष आपने आदेश 21 नियम 11 के तहत आवेदन लगाया हुआ है, और 11 आदेश 21 नियम 11 के उपनियम 2 के तहत वो सभी तत्व उसमें लिखे हुए हैं। उसके साथ में निर्णय और डिक्री भी लगाई हुई है, वो सब आपने लिखी है। लेकिन एप्लीकेशन में भी आप पैरा पैरा में लिख दें कि इतनी राशि की वसूली उसको अदा करना थी। नंबर दूसरा पॉइंट है सर हमारे आवेदन का, ये सर धन की वसूली में डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए वो निवेदन है। ठीक है सर, ये उसी की एप्लीकेशन की ड्राफ्ट मैंने आपके लिए तैयार करके बता रहा हूं। नंबर दूसरा है यह की उक्त डिक्री अंतिम हो चुकी है तथा अपील योग्य अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। ये भी सर आपको लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अपील कर देता है, वहां से स्टे मिल जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। ये कोई स्थिति अगर उसमें रिकॉर्ड में मौजूद है तो फिर उस ऊपर न्यायालय के आदेश के पालन में आपको रुकना पड़ेगा, और वो स्थिति आप क्लियर कर दें कि अपील अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। तीसरा पॉइंट आएगा सर इसमें, डिक्री होल्डर ने डिक्री की तामील हेतु या निष्पादन वाद प्रस्तुत किया है। डिक्री होल्डर ने डिक्री की तामील हेतु या निष्पादन वाद प्रस्तुत किया है, मतलब वो जो राशि है उसको दिलाई जाने के लिए। चौथा पॉइंट आएगा सर इसमें, प्रतिवादी जजमेंट डिबेटर के पास उक्त डिक्री की राशि चुकाने की पर्याप्त सामर्थ्य एवं संपत्ति मौजूद है, तथापि वह जानबूझकर डिक्री की अवहेलना कर रहा है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है सर हमारा इसमें, प्रतिवादी न्यायालय से बचने हेतु फरार हो रहा है या छिप रहा है या नोटिस प्राप्त करने के बावजूद जानबूझकर अनुपस्थित है, जिससे स्पष्ट है कि वह भुगतान से बचने के लिए दुर्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है। ये पांचवा हो गया। छठा पैरा आएगा सर, यह कि ऐसी परिस्थितियों में सीपीसी के आदेश 21 नियम 37 के प्रावधान अनुसार प्रतिवादी को नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं है, और इस माननीय न्यायालय को न्याय हित में उसके विरुद्ध सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना उचित होगा या न्यायोचित होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें। और अंत में प्रार्थना में आपके लिखेंगे कि माननीय न्यायालय कृपा करें, निवेदन है क्या कृपा की जाए माननीय न्यायालय से। नंबर 1 है, प्रतिवादी ऑब्लिक जजमेंट डिबेटर के विरुद्ध आदेश 21 नियम 37 सीपीसी के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कृपा करें कि डिक्री राशि को वसूल कर डिक्री होल्डर आवेदक को दिलाने का आदेश पारित करें और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। न्यायालय उचित समझे तो अन्य आदेश निर्देश भी प्रदान करें। यह आपकी प्रार्थना हो गई। नीचे स्थान, दिनांक और डिक्रीधारी और वकील साहब का नाम। और ये तो सर हमारे आवेदन की ड्राफ्ट हो गई। अब इसके समर्थन में आपको शपथ पत्र भी लगाना होगा, तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ।
कि एग्जीक्यूशन पिटीशन के साथ एक सपोर्टिंग एफिडेविट अनिवार्य रूप से संलग्न करना चाहिए। मैं नीचे आपके लिए आदर्श शपथ पत्र ड्राफ्ट तैयार करके दे दिए सर। इसमें क्या है, वही ऊपर तो सर अनुमान वही लिखा जाएगा, वादी प्रतिवादी का नाम, प्रकरण क्रमांक वगैरह सब। और नंबर 1 में ऊपर लिखा जाएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम, पिता, उम्र, जाति, निवासी और पूरा पता। नंबर 1 है, मैं इस प्रकरण का डिक्री होल्डर आब्लिक आवेदक हूं, इसलिए तथ्यों की पूर्ण जानकारी मुझे है। नंबर दूसरा लिखा जाएगा, दिनांक की जगह छोड़ दिए सर, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, को माननीय न्यायालय ने सिविल वाद क्रमांक 20 में मेरे पक्ष में रुपए शब्दों में और अंकों में दोनों को लिखना है, अंकों में डिक्री पारित की थी। नंबर तीसरा है, उक्त डिक्री अंतिम हो चुकी है एवं अपील योग्य अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। ये आपको सर जरूर लिखना है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नंबर चौथा है, प्रतिवादी जजमेंट डिबेटर के पास उक्त डिक्री की राशि चुकाने की पूर्ण सामर्थ्य है, किंतु वह जानबूझकर राशि अदा नहीं कर रहा। इसमें मैंने सर यह की करके लिखा है, आप चाहें तो इसमें मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि हर जो पेरा है उसके आगे आप ये लगा सकते हैं, और लगा ही दे तो ज्यादा अच्छा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, और उसके आगे जो मैंने सेंटेंस पढ़ के बताया उस हिसाब से। पांचवा है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि प्रतिवादी न्यायालय से बचने हेतु अनुपस्थित हो सकता है, फरार हो सकता है, छिप रहा है, जो भी तथ्य आपके उस अनुसार आप लिख दें, तीनों चारों पांचों में से। अतः आदेश 21 नियम 37 सीपीसी के अंतर्गत उसे नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर छठा पॉइंट है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि प्रतिवादी द्वारा डिक्री की अवहेलना एवं जानबूझकर भुगतान से बचना सिद्ध करता है कि वह दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहा है। सातवां पॉइंट है सर, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि इस परिस्थिति में न्याय हित में आवश्यक है कि माननीय न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करें और डिक्री राशि जो मैंने जगह छोड़ दी, आपकी जो भी राशि हो की वसूली कर मुझे दिलवाई जाए। और इसके नीचे आएगा सत्यापन, मैं उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र में वर्णित कथन मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, इसमें ना ही कोई असत्य कथन लिखाया है और ना ही कोई कथन छिपाया गया है। और नीचे दिनांक और शपथकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, और इसको आपके शपथ आयुक्त से सर आप इसको तस्दीक भी करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा धन की वसूली में सीधे जेल भेजे जाने के आवेदन की ड्राफ्ट और उसके समर्थन में रखने वाला शपथ पत्र और उससे संबंधित कानूनी प्रावधान की मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब इसके साथ क्या दस्तावेज भी लगाए जा सकते हैं संभवतः सूची अनुसार, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि हम गिरफ्तारी सीधे डायरेक्ट वारंट की मांग कर रहे हैं अदालत से। तो हमने एक तो शपथ पत्र तो लगा ही दिया, उसके अलावा भी क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिससे आपका मामला अदालत में काफी मजबूत साबित हो, जज साहब को लगे कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है जो आप कह रहे हैं, ताकि वो सीधे उसको अरेस्ट वारंट भी जारी कर सके। नंबर 1 है, आवश्यक दस्तावेज में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन सीपीसी के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट हेतु, वो तो आपको तैयार करना ही है, आदेश 21 नियम 37 में जो ड्राफ्ट मैंने आपको बता दी। दूसरा है सपोर्टिंग एफिडेविट भी हो गया, जो आप ही के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा शपथ आयुक्त से, आपको उसको तस्दीक कराना है। तीसरा हो गया सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ डिक्री, जजमेंट डिक्री और निर्णय की सत्यापित प्रति, आप लगा सकते हैं इसको भी, जैसे न्यायालय में रिकॉर्ड में मौजूद है वो। चौथा है प्रोसेस फीस एंड तलबाना, वारंट जारी करने के लिए कोर्ट फीस प्लस डाक तलबाना शुल्क। और चौथा वकालतनामा और एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफ जजमेंट डिबेटर, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन भी आप लिख दें। ये सभी चीजें आपको इसके साथ सब संलग्न करना है। सहायक दस्तावेज क्या होंगे सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यदि उपलब्ध हो तो, एविडेंस ऑफ जजमेंट डिबेटर मीन्स टू पे, जैसे संपत्ति का विवरण, बैंक खाता, जमीन व्यवसाय की जानकारी, ये भी सर आप लगा दें, क्योंकि आप जज साहब से कह रहे हैं कि वो समर्थ व्यक्ति है, तो आप डॉक्यूमेंट्स भी लगा दें ताकि जज साहब को पता लग सके कि हाँ ये वास्तव में संपन्न व्यक्ति है। एफिडेविट ऑफ नॉन सेटिस्फिकेशन ऑफ डिक्री, डिक्री का पालन नहीं हुआ यह दिखाने है तो शपथ पत्र भी आप लगा दें। तीसरा है कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट प्रोसीजर स्टेप्स, कोर्ट का स्टेप लेगा। नंबर 1 फाइलिंग काउंटर पर जमा करें एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट एनेक्सर जमा करें। मतलब ये आपकी जो पहले से विचाराधीन जो इजरा है का मतलब ये हुआ कि जो पहले से आपने जो इजरा पेश कर रखी है उसी के अंतर्गत ये आवेदन आपको देना है। फाइलिंग काउंटर पर आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष सीधे डायस पे जाके उनके हाथ में पेश कर सकते हैं, वो उस पर साइन करके नीचे बाबूजी को भेज देंगे, और जो भी उस पर सुना जाएगा देखा जाएगा, जो भी होगा अगली तारीख पे या उसी तारीख पे न्यायालय के द्वारा, जैसा न्यायालय की स्थिति हो, कार्य कितना है न्यायालय के पास उस दिन, या कोई ज्यादा गवाही तो नहीं चल रही है, या जो भी स्थिति हो। अब इसमें अगला आता है नाजिर क्लर्क द्वारा सिक्योरिटी के बाद केस नंबर आवंटित होगा, क्योंकि इसमें सर क्या स्थिति है कि आपकी आदेश 21 नियम 11 की एग्जीक्यूशन तो पहले से है ही, उसमें केस नंबर तो आवंटित हो ही चुका है, तो अलग से आवंटित तो इसमें करवाने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है। और आप जो एप्लीकेशन लिखे उस पर वही एग्जीक्यूशन प्रकरण क्रमांक लिख दें जो आपने आदेश 21 नियम 11 के आवेदन पेश किया था कोर्ट ने, और जो
उस पर प्रकरण क्रमांक दिया गया था। नंबर तीसरा है, कोर्ट पहले तय करेगा कि नोटिस जारी हो या सीधे गिरफ्तारी वारंट। चौथा, यदि कोर्ट को लगे कि जजमेंट डिबेटर वही फरार हो रहा है, छिप रहा है, भुगतान से बच रहा है, तो सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा। प्रैक्टिकल टिप्स हैं सर इसमें कुछ एडवोकेट यूज के लिए। हमेशा डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी संलग्न करें, बिना उसके खारिज हो सकता है। ये उस कंडीशन में है सर जब आप मतलब एग्जीक्यूशन आवेदन आदेश 21 नियम 11 के अलावा भी आप सीधे ही कोर्ट में पेश कर रहे हैं। वैसी ऐसी स्थिति बनती नहीं है सर। सामान्यतः वो 100% या तो पहले से ही कोर्ट में है, तो ये आवेदन आपको उसी के अंदर आपको पेश करना है। तो वो सभी रिकॉर्ड पे आपके रहता ही है, लेकिन आप चाहें तो उनकी फोटोकॉपी और एप्लीकेशन के साथ आप लगा दें, ताकि न्यायालय को आसानी हो जाए उसको देखने में। क्योंकि आप जिस समय न्यायालय को देंगे तो न्यायालय उसको फाइल में रखेगा, रखने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे, तो उनको आसानी हो जाएगी उसमें। इसमें जो अब ये तो सर मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित जानकारी दे दी। अब इसमें जो 21-37 में दो कंडीशन हैं सर, एक तो सीधे गिरफ्तारी वारंट का और एक शोकाज नोटिस का। तो इसका जो शोकाज नोटिस है उसके संबंध में भी मैं आपको उदाहरण मैंने इसमें लिखा हुआ है, ई बुक के अंदर सरल उदाहरण मैंने तैयार करके रखा है कि जो है कि रामलाल का एक उदाहरण है सर, कि रामलाल ने श्यामलाल से 1 लाख रुपए उधार लिए और लिखित में वादा किया कि 1 साल में लौटा देगा। अब इसमें आप केस भी जीत गए, आपने इजरा भी पेश कर दी, तो पहले नोटिस जारी करेगा कि तुम्हारे खिलाफ डिक्री बताओ, क्यों ना तुम्हें जेल भेज दें। रामलाल कोर्ट में आके कह सकता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, लेकिन किस्तों में चुकाऊंगा, या मेरी संपत्ति है उसे बेचकर मैं दे दूंगा। अगर कोर्ट को लगे कि रामलाल जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा, नोटिस पर भी नहीं आता है, तो कोर्ट सीधा वारंट जारी कर गिरफ्तारी करवा सकती है, जो मैंने अभी आपको प्रावधान बताए। इसी में आवेदन का प्रारूप भी है सर। ये वो वाला आवेदन का प्रारूप है जो शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, ये उसका प्रारूप है। ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो धन की वसूली में डायरेक्ट सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करने का, निवेदन करने का आवेदन का प्रारूप और शपथ पत्र और दस्तावेज बताए थे, ये शोकाज नोटिस की कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए सर इसको। ये प्राथमिक स्थिति है, लेकिन ये प्राथमिक स्थिति में ही इसका अपवाद भी दे रखा है कि कई बार ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कोर्ट में कि आप उसको नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा। वो जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है 3-4, और सीधे डायरेक्ट वारंट जारी किया जाएगा। तो ये उस आवेदन के ड्राफ्ट है कि यदि ऐसी स्थिति नहीं है आपके सामने इमरजेंसी की, तो आप आदेश 21 नियम 37 के तहत आवेदन पेश कर सकते हैं। और ऊपर वही लिखना है सर, न्यायालय का नाम, इधर वादी प्रतिवादी, और बीच में आवेदन आदेश 21 नियम 37 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। और नंबर 1 पेरा में जो मैं बता दूं आपको, वही लिखना है आपको जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस तारीख को डिग्री पारित की गई है और इतने रुपयों की वसूली का आदेश हुआ है। दूसरा, राशि अदा करनी थी परंतु आज दिनांक तक डिग्री का पालन में राशि अदा नहीं की है। तीसरा है, सक्षम होते हुए भी जानबूझकर डिग्री का पालन करने से बच रहा और न्यायालय की अवमानना कर रहा है। चौथा, आदेश 21 नियम 37 सीपीसी के प्रावधान अनुसार डिग्री धारक का अधिकार है कि वह न्यायालय से प्रार्थना कर सके कि प्रतिवादी को नोटिस जारी कर डिग्री की पालना हेतु तलब किया जाए, और यदि प्रतिवादी संतोषजनक कारण प्रस्तुत न करे तो उसे कारावास की सजा दी जाए। वो न्यायालय से वो अंत में प्रार्थना कर सकता है पैरा 4 में कि जो है कि वो न्यायालय से प्रार्थना कर सके कि प्रतिवादी को नोटिस जारी कर डिग्री की पालना हेतु तलब किया जाए, और यदि प्रतिवादी संतोषजनक कारण प्रस्तुत न करे तो उसे कारावास की सजा दी जाए। बीच अंत में निवेदन आ जाएगा सर। निवेदन में वही निवेदन आएगा कि न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए, और उपयुक्त कारण प्रस्तुत न करे तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश पारित किया जाए। डिग्री धारक को न्यायालय उचित समझे तो अन्य आवश्यक राहत भी प्रदान की जाए। दिनांक आएगा सर और सत्यापन आएगा, और उसी के नीचे ये एप्लीकेशन का एक ड्राफ्ट मैंने सर इंग्लिश में भी तैयार करके रखा आपके लिए पूरा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्योर, ये पूरा आवेदन की ड्राफ्ट हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है जॉर्ज वर्गीस है, इसको मैंने ई बुक के अंत में लिख के रखा है। मैं वहां से आपको बता देता हूँ जहाँ डिटेल फैक्ट मैंने इसमें आपके लिए लिख के रखे हैं। आइए सर, ये देखें सर आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पे, जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचिन 4 फरवरी 1980 में, इसमें आपको मुख्य पैरा पढ़ के बता देता हूँ सर, जिसमें लगभग हमारे जो वीडियो के टाइटल की संपूर्ण बात आ जाती है। कि ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि किसी भी व्यक्ति को केवल संविदात्मक दायित्व पूरा करने में असमर्थता के आधार पर, कौन से दायित्व, जो अनुबंध है उसका, यदि वह असमर्थता के आधार पर पूरा नहीं कर पा रहा है तो कारावास नहीं दिया जाएगा। इस पे जोर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के एक प्रावधान से यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल इसलिए वंचित करना उचित प्रक्रिया है क्योंकि उसने जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण के संदर्भ में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वाह नहीं किया है।
जैसा कि मेनका गांधी के मामले में शुरू होकर इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा विस्तारित किया गया अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। दूसरा, इसमें 21वां पेरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये इसमें मुख्य बात बताई गई है सर। और इसमें सर वही महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में भी बताई थी। बुक और ई बुक के अंदर से वही बातें इसमें लिखी हैं कि उसको आदेश 21 नियम 37 के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा। यदि उसको फरार होने की संभावना है तो नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ सर इसको। ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी यदि न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाए। परंतु ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी यदि न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा अन्यथा यह समाधान हो जाए कि डिक्री के निष्पादन में विलंब करने के उद्देश्य या प्रभाव से निर्णित ऋणी के फरार होने या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ने की संभावना है। ये उस सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में से मैं सर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यही बात मैंने आपको ऊपर भी बताई है। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है सर, बहुत कुछ लिखा हुआ है जजमेंट में। मैंने मुख्य बात आपको पढ़ के बता दी है और मुख्य मुख्य पेरा मैंने इसमें लिए हैं। और मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रकरण के फैक्ट से भी परिचित करा देता हूँ जिसकी इंटरप्रिटेशन करके मैंने इसमें रखी है। केस के जो तथ्य हैं इसमें, जॉली जॉर्ज वर्गीस नामक एक व्यक्ति था जिसने बैंक ऑफ कोचिन से कर्ज लिया था और वो चुकाने में सफल रहा था। बैंक ने वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने बैंक के पक्ष में डिक्री और निर्णय पारित कर दिए, गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया। डिक्री का पालन न होने पर बैंक ने निष्पादन के लिए जेल भेजने की मांग की। वही मांग जो आदेश 21 नियम 37 में बताई गई, जो मैंने आपको शुरू में बताई, आवेदन की ड्राफ्ट भी, शपथ पत्र की भी। निचली अदालत ने आदेश दिया कि डिक्री निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, आदेश कर दिया उन्होंने। हाई कोर्ट में गया मामला सर, उन्होंने निचली अदालत के आदेश को बहाल रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें बताया उसमें नंबर 1 है कि केवल कर्ज न चुका पाने की वजह से गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का उल्लंघन है। दूसरा, यह भी तर्क दिया कि आईसीसीपीआर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 11 भारत पर लागू है, जिसमें कहा गया है कि नो वन शेल बी इम्प्रिज्ड merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation। ये इसमें बताया गया है कि सिर्फ कर्ज ना चुकाने पे गिरफ्तारी नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद और अंतर्राष्ट्रीय आईसीसीपीआर कानून, इन सबको देखा जाएगा। ये सभी बताया इसमें और उसकी अपील को स्वीकार कर दिया गया और निर्देश के साथ वापस लौटाया गया कि आप इसको देखते हुए आगे की कार्रवाई को करें। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। और अब मैं सर आपको इसी बुक के अध्याय से भी परिचित करा देता हूँ प्रारंभ में ले जाके। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी ई बुक है और इसका जो अध्याय 1 है, परिचय विधिक प्रावधान है। अध्याय 1 में धन वसूली डिक्री में कोर्ट कब सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। अध्याय 2 में परिचय और विधिक प्रावधान। अध्याय 3 में सरल उदाहरण और न्यायालय की प्रक्रिया। ये अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और निष्कर्ष। मैंने आपको बता दिया सर जो फैसला था उसका निष्कर्ष भी। अध्याय 5 में डिक्री के निष्पादन का आधार। अध्याय 6 में अवलोकन। 7 में 21 नियम 37 का विधिक प्रावधान क्या होगा। अध्याय 8 में नोटिस और गिरफ्तारी की प्रक्रिया। 9 में उदाहरणों के माध्यम से समझाना और 10 में गिरफ्तारी और कारावास की सीमा। अध्याय 11 में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले। 12 में मानवाधिकार और मौलिक अधिकार का दृष्टिकोण। 13 में निष्कर्ष और व्यवहारिक मार्गदर्शन और 14 में सारांश और अंत में डिस्क्लेमर। ये अब मैंने सर जो मुख्य मुख्य बातें थी उसमें समझा दी आपको मेरी ई बुक के अंदर से, और इस ई बुक से मैंने आपको परिचित भी करा दिया। परिचित कराने का मकसद मेरा यही है सर, मैं ई बुक के अंदर से जानकारी देने का कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है और आप इसको खरीदते हैं तो यही मैटर सर आपको वहां प्राप्त होगा। इसलिए आप खरीदने से पहले ही ई बुक से मेरी परिचित हो जाएं कि आखिर इसमें किस मुद्दे पे क्या लिखा हुआ है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप ई बुक डाउनलोड के आगे लिंक पर आप क्लिक करेंगे या उसके नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर भी है, जब आप उस स्टोर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेन स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ तकरीबन 180 प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है। उसमें से आप ढूंढ के भी आपकी ई बुक खरीद सकते हैं। और ई बुक डाउनलोड पे स्पेशली क्लिक करेंगे तो जो ई बुक है वही ओपन होगी। कई बार लिंक ओपन होने में दिक्कत जाती है, मेरे से कई लोगों ने मैसेज भी करके बताया है, तो आप उसमें परेशान ना हुआ करें। कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है, वो वापस चालू हो जाती है। आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप लिख दें, मैं अक्सर देख लेता हूँ उसको, तो मैं उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी ई बुक
जिसमें लगभग एक लगाए 14 अध्याय हैं और 100 पेजों में इसको मेरे द्वारा लगभग लगभग बनाया गया है। ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे और कंप्यूटर पे, वहीं आप इसको सर पढ़ भी सकते हैं। ये तो हमारी ई बुक के संबंध में जानकारी हो गई। अब इसी के साथ सर आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि एक और महत्वपूर्ण जानकारी सर मैं आपको प्रदान कर दूं कि यूट्यूब चैनल की ओर से मुझे ऑफिशियली तौर पर एक तो फ्लिपकार्ट और दूसरा मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है और उसको उनके द्वारा मुझे लिंक भी दी गई है। वो लिंक मैंने वीडियो के नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। वहां पे फ्लिपकार्ट बाय ऑल प्रोडक्ट, मंत्रा बाय ऑल प्रोडक्ट लिखा दिखाई देगा, मेरा फोटो भी आपको दिखाई देगा। ये ई बुक डाउनलोड ये उन सब के नीचे आता है, मोर पे आप क्लिक करते हैं, जब नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। जब आप इस लिंक पे खरीदने के लिए क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे। प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां सर्च के ऑप्शन में आप आपके जो भी सामान है, जूते, कपड़े, लीड, पेन, इतर और जो है कि सूटकेस, ये जो भी सामान आपको मंगाना चाहते हैं आप लिख के सर्च करके आप वहां से मंगा सकते हैं। मंगाने की सारी प्रक्रिया वही रहेगी, भुगतान की भी प्रक्रिया वही रहेगी जो आप पहला करते चले आ रहे हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज होगा। इससे पहले आप जिस प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे थे तो उसका प्रॉफिट उस प्लेटफॉर्म को मिल रहा था, यदि आप मेरे चैनल की लिंक से खरीदेंगे तो उसका प्रॉफिट मेरे चैनल को मिलेगा। और आप चूंकि यूट्यूब को ऐसा लगा कि मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं चैनल के वो सब फ्लिपकार्ट और मंत्रा से खरीदी कर सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा मुझे लिंक दी गई है और मैंने लिंक लगा दी है। और आप सबको बताने का भी मेरा मकसद यही है कि आप जब भी घर के सामान को लेकर कोई भी खरीदारी फ्लिपकार्ट और मंत्रा से करें तो मेरे हर वीडियो के नीचे लिंक दिखाई देगी सर, आप वहां उस लिंक के जरिए खरीदारी आप करें ताकि मेरे चैनल को भी सशक्त और मजबूती प्रदान हो आपके इस सहयोग से। तो इसीलिए मेरे द्वारा आपको जानकारी भी दी जा रही है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी सामान आप मंगाएं तो उस लिंक का उपयोग करके आप मंगा सकते हैं। आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपका ये सहयोग होगा। उस सहयोग से मेरा चैनल सशक्त और मजबूती की ओर बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि सर आज के वीडियो में कि धन के वसूली के मामले में कैसे सीधे डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है उसके संबंध में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जॉली जॉर्ज वर्गीस 4 फरवरी 1980 के तहत समझा भी मैंने आपको दिया है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।